चलिए, गुड मॉर्निंग। चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ट्राइब्स पढ़ रहे थे ना। हमारी मोस्टली ट्राइब्स कंप्लीट हो गई है। बस जो अब हमें देखना है, जो आपदाग्रस्त जनजातियां हैं, कल जो मैंने आपको बताया था, जो एंडेंजर्ड में आती हैं, जिनको मतलब भारत सरकार ने क्या किया है, एक विशेष पिछड़ा जनजाति का दर्जा दिया है। और ऐसी ट्राइब हमारे यहाँ पे कितनी मिलती है? 3 मिलती है। ठीक है, जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, उनका एक्सटिंक्ट होने लगा है, वो विलुप्त की कगार पर है। ठीक है, मैं आपको कल उसके कुछ पैरामीटर भी बताया था कि क्यों उनको हम विशेष पिछड़ा जनजाति के दर्जा में दिया जाता है और वो कौन कौन सी हैं। चलिए देखते हैं। तो लिखिए सबसे पहले, आपदा ग्रस्त जनजातियां। कौन कौन सी आती है बताइए? आपदाग्रस्त जनजातियां में मध्य प्रदेश की कितनी जनजातियां आती हैं? बताइए कितनी आती हैं? कल बताया था ना, 3 आती हैं, है ना। भारत सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा इनको नामांकित किया जाता है। ठीक है, नॉमिनेट किया जाता है। और ऐसी मध्य प्रदेश की 3 ट्राइब्स हैं। मध्य प्रदेश की 3 जनजातियां हैं। 3 जनजातियां हैं जिसे विशेष पिछड़ा जनजाति का दर्जा दिया गया है। विशेष पिछड़ा जनजाति दर्जा दिया गया है, स्टेटस दिया गया है। मतलब जनजाति भी होती है और उनमें से जो और भी ज्यादा पिछड़ी हुई है, उन्हें हम विशेष पिछड़ा जनजाति कहते हैं। ठीक है, क्लियर। और ये दर्जा कौन दिया है? मध्य प्रदेश सरकार। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या करी है, इसको स्टेटस दी है मध्य प्रदेश की 3 जनजातियों को। क्वेश्चन आ चुका है, कितनी जनजातियों को? 3 जनजातियों को। कहा की? मध्य प्रदेश की। और भी आती है मगर हमारे मध्य प्रदेश की कितनी? 3 जनजातियां हैं, जिनको भारत सरकार ने क्या एक स्टेटस दिया है, एक दर्जा दिया है, क्या? विशेष पिछड़ा जनजाति का। और विशेष पिछड़ा जनजाति कौन सी होगी? जो जनजातियों में भी और भी ज्यादा पिछड़ी है। और ये मैं बताऊंगा क्या क्या पैरामीटर है जो इनको हम विशेष पिछड़ा जनजाति कहते हैं। तो एक कोड लिखिए, एक ट्रिक लिखिए जो विशेष पिछड़ा जनजाति में आती है। कोड है हमारा क्या? भावेश। भा से होती है भारिया, बा से होती है बैगा, और सा से होती है सहरिया ट्राइब्स। ये 3 ट्राइब्स जो है हमारे यहाँ पे, इनको विशेष पिछड़ा जनजाति का दर्जा दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेता है, इनमें से कौन सी जनजाति को विशेष पिछड़ा जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो 3 है, आपको याद करने में थोड़ी सी आसान हो जाएगा अगर आपको याद रहेगा एक कोड जिसका नाम है भावेश, है ना। भारिया, बैगा और कौन सी है? सहरिया। और ये तीनों ट्राइब हमारे यहाँ पे पाई जाती है। और इनमें से भी अभी ये क्या है? ये 3 क्या है? ये विशेष पिछड़ा जनजाति है। और इनमें भी से आपको पूछेगा कि इनमें से भी सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है, तो आपको बोलना है कौन सी? सहरिया। सबसे ज्यादा पिछड़ी जनजाति। और आपको पता होगा इनको जंगलियों का भी जंगली कहा जाता है। जंगलियों का भी जंगली कहा जाता है। किसको? भारिया ट्राइब्स को। और ये तीनों हमारे यहाँ पे पाई जाती है। क्लियर, समझ में आया? और इनको कभी पूछेगा इनको नॉमिनेट कौन करता है, तो मध्य प्रदेश सरकार नहीं, उसके पास कोई पावर नहीं है। किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है।
इतनी चीज क्लियर हुई क्या? देखिए हमने जो हमारी आपदाग्रस्त जनजाति है, जो हमारी एंडेंजर्ड ट्राइब्स है, उनमें कौन को नॉमिनेट करता है? भारत सरकार। कौन करता है? भारत सरकार। भारत सरकार द्वारा नामित इन्हें नॉमिनेट किया जाता है और उसमें मध्य प्रदेश की कितनी जनजातियां शामिल है? 3। और इनको क्या विशेष पिछड़ा जनजाति का दर्जा दिया गया है। और वो कौन कौन सी है जो पाई जाती है? वो हमारे यहाँ पे पाई जाती है, उसके लिए अपने पास एक कोड है जिसका नाम है भावेश। भा से है भारिया, बा से है बैगा और सा से है सहरिया। और इन तीनों में भी जो और भी इनसे पिछड़ी जनजातियां हैं, सबसे ज्यादा पिछड़ी जनजाति अगर पूछेगा तो वो सहरिया है। इन्हें सबसे ज्यादा पिछड़ी जनजाति बोला जाता है। इनमें कुपोषण सबसे ज्यादा देखने मिलता है, अभी पढ़ेंगे अपन इनको। और उसके बाद भारिया जो है, इन्हें जंगलियों का जंगली भी कहा जाता है। ये कहाँ मिलती है? आपको पतालकोट, आपने नाम सुना होगा, छिंदवाड़ा में है ना, तामोद करके एक तहसील है, वहां पे पड़ता है। वहां पे ये मुख्यतः पाई जाती है। मगर अगर पूछा जाएगा कि भारिया ट्राइब्स सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो जबलपुर लगाना है। भारिया ट्राइब सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? तो जबलपुर। मगर जहां पे उनका केंद्रीकृत है, जहां पे उनको सेंट्रलाइज्ड है, जहां पे सबसे ज्यादा मिलती है, ये कहां मिलती है? पतालकोट में। ठीक है, मैं सब बताऊंगा, पतालकोट के बारे में भी बताऊंगा। तो अपन को ये 3 ट्राइब्स के बारे में पढ़ना है, भारिया, बैगा, सहरिया। ठीक है, और ये हमारे मध्य प्रदेश के कौन कौन से हिस्से में पड़ती है, देख लीजिए। ये हमारा मध्य प्रदेश का मैप, ठीक है। अब मैंने आपको एक क्या बताया? सहरिया, एक ट्राइब बताया मैंने, सहरिया। ये नॉर्थ में पाई जाती है, याद रखना। मध्य प्रदेश के जो नॉर्थ वाला क्षेत्र है, यहाँ पे एक ट्राइब पाई जाती है, ये वाले यहाँ पे आपको सहरिया जनजाति देखने मिलेगी। और यहाँ से आप राजस्थान की तरफ चले जाएंगे तो भी क्या मिलेगी? सहरिया मिलेगी। तो याद रखिए, यहाँ पे जो जिले हैं, यहाँ पे आपको एक ट्राइब देखने मिलेगी, सहरिया। सहरिया, सहरिया ट्राइब्स यहाँ पे देखने मिलेगी। मतलब अगर कभी पूछेगा तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में है ये, उत्तर पश्चिम में है, नॉर्थ वेस्ट में है ये। क्लियर? समझ में आ रहा है? और अगर इसके बाद पूछेगा कौन सा क्षेत्र? पूर्वी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? अगर पूर्वी क्षेत्र पूछेगा, ये वाला हमारा जो पूर्वी क्षेत्र है, इसको बोला जाता है पूर्वी क्षेत्र। तो यहां पे भी हमें एक ट्राइब देखने मिलती है जो मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ा जनजाति में आती है। कौन सी ट्राइब? कौन सी ट्राइब? बैगा जनजाति। बैगा जनजाति। और बैगा जनजाति में यहाँ पे आपको बालाघाट है, मंडला है, डिंडौरी है, शहडोल है, ये ऊपर चले जाइए सीधी तक, तो यहाँ पे आपको कौन सी जनजाति मिलेगी? बैगा जनजाति देखने मिलेगी। बस यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगी। मंडला, मंडला के 80% गांव में, 80% गांव में बैगा जनजाति देखने मिलती है। 80% गांव में बैगा जनजाति देखने मिलती है, इसलिए इस क्षेत्र को बैगाचक कहा जाता है। बैगाचक क्षेत्र। क्लियर? समझ में आ रहा है? मंडला के 80% गांव में हमें बैगा ट्राइब देखने मिलती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बैगाचक क्षेत्र कहते हैं। क्लियर? और एक और हमें जनजाति देखने मिलेगी, मैंने बताया आपको, जो हमारा ये वाला क्षेत्र है, कौन सा? छिंदवाड़ा वाला। यहां पे भी हमें एक ट्राइब देखने मिलेगी जिसका नाम है कौन सी? भारिया। ठीक है, यहां पे देखने मिलेगी। और थोड़ा आपको मैंने बताया ना, ये कहां पे और ज्यादा देखने मिलेगी? जबलपुर में। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है, कौन सा वाला क्षेत्र बोला? एक ये वाला बोला, ठीक है। एक भारिया, एक छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र याद रखना है, और एक कौन सा? जबलपुर रखना है। ये जबलपुर है, ठीक है। और ये जो है, ये क्या है? छिंदवाड़ा है। यहां पे आपको देखने मिलेगी भारिया ट्राइब्स। तो आपको थोड़ा सा बस ये याद रखना है कि जबलपुर में जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा देखने मिलती है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे अधिक जनसंख्या अगर इनकी देखें तो कहां मिलेगी? कहां मिलेगी? जबलपुर में। मगर अगर इनका केंद्रीकृत क्षेत्र अगर पूछेगा, जहां पे ये केंद्रीकृत है, केंद्रीय कृत है, तो आप क्या बोलोगे? छिंदवाड़ा की
कामोद तहसील के पतालकोट, नाम लिख लीजिए, पतालकोट बहुत फेमस है, पतालकोट। मैं भी आपको बताऊंगा पतालकोट क्या होता है। 70 मीटर गहरी एक खाई है जहां पे सूर देर से आता है और जल्दी चले जाता है। घोड़े की नाल की शेप में वहां पे क्या बना है, पूरी पहाड़ियां हैं, ये धनुष आकार। क्वेश्चन आया हुआ है। इन लोग तो कभी ये जनजाति कभी वहां से बाहर भी नहीं आती थी, मगर अब ये बाहर आने लगी है। समझ में आ रहा है? और अत्यंत पिछड़ी जनजाति है ये। बाहर के जमाने से, बाहर का जो एरिया है उनसे इनको कोई भी मतलब नहीं, ये वहीं पर रहना पसंद करते हैं। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं। ये हमारी क्या हो गई, 3 ट्राइब हो गई। क्लियर, समझ में आया? एक याद रखना आपको, बैगा ट्राइब जो हमारे कौन से पूर्वी क्षेत्र में देखने मिलती है, एक सहरिया ट्राइब जो हमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र में देखने मिलती है, और एक ट्राइब और है हमारी भारिया। तो भारिया हमें 2 जगह याद रखना है, एक छिंदवाड़ा में और एक कहां याद रखना है, जबलपुर में। जबलपुर में जा आ रहा है तो जा से याद रख सकते हो आप, जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा है। और पतालकोट में आएगा तो छिंदवाड़ा में यहाँ पे क्या है, केंद्रीकृत है, मतलब आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। बाकी तो और भी थोड़ी थोड़ी जगह में मिलती है, मंडला में भी मिलती है भारिया कास्ट। क्लियर, समझ में आया ये? चलिए अब हम इनके पैरामीटर देख लेते हैं, इनको क्यों माने विशेष पिछड़ा जनजाति का दर्जा दिया गया है, क्या कारण है और क्या पैरामीटर है, जिस पैरामीटर में अगर कोई जनजाति इस पैरामीटर के अंदर आती है तो उसे विशेष पिछड़ा जनजाति का दर्जा दिया जाता है। चलिए लिखिए इनके पैरामीटर। लिखिए विशेष पिछड़ा ना, इनके पैरामीटर्स लिखिए। ऐसे क्या पैरामीटर मिलते हैं इनमें जिनको हम इनको विशेष पिछड़ा जनजाति में दर्जा दिया जाता है। तो पहला लिखिए कम साक्षरता, लो लिटरेसी रेट, कम साक्षरता दर, एक कारण ये हो गया। दूसरा, कृषि की पुरानी पद्धति, कृषि की पुरानी पद्धति, ओल्ड मेथड। ये जो कृषि करते हैं, आपने सुना होगा बैगा करते हैं, बा आ रहा है तो मतलब बैवर कृषि करते हैं वो, तो वो बहुत पुरानी प्रथा है, उसको झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, जिनको सरकार ने ऑलरेडी अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। उनकी बहुत पुरानी पद्धति है। इनमें आपको जो साक्षरता दर दिखेगी वो बहुत कम देखने मिलेगी। क्लियर? और एक और क्या होता है इसमें, इनकी जनसंख्या में कमी। ठीक है, इनकी जो जनसंख्या है या इनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है, या स्टेबल है, या बढ़ नहीं रही है, और ये विलुप्ति की कगार में पहुंचते जा रहे हैं। ये 3 कंडीशन है जो विशेष पिछड़ा जनजाति का इनको दर्जा दिलाती है। एक क्या है, इनके में साक्षरता दर बहुत कम है, बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, है ना। एक ये भी है, एक समाज में आजकल पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। एक विकसित समाज में आज पढ़ा लिखा होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। आपको जहां पे अगर शिक्षा मिलती है वहां पे बहुत से चेंजेस देखने मिलते हैं। इसलिए एक तो इनका मेन कारण क्या है कि यहाँ पे बहुत कम इनका एजुकेशन रेट बहुत कम है, यहाँ पे साक्षरता दर बहुत कम है। दूसरा क्या है, कृषि की एकदम पुरानी पद्धति, माने बहुत ओल्ड मेथड से लोग अभी जीते हैं। जो भी चीज कृषि करते हैं, अब तो नया मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया है। आप कभी हरियाणा साइड जाओगे तो उधर कहते हैं एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर कहा जाता है, जिसको जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जो मशीन का यूज करते हैं, तो वहां पे पैदावार ज्यादा होती है, उत्पादन फर्टिलाइजेशन बहुत मिल जाता है, तो अच्छा प्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पे क्या है, इन लोग कृषि की बहुत पुरानी पद्धति से अपनाते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा उसका क्या होता है, प्रोडक्शन नहीं हो पाता। और तीसरी क्या है, इनकी जनसंख्या में कमी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इनकी जनसंख्या में बहुत कमी देखने मिल रही है। ना ही इनकी जनसंख्या कम होती जा रही है, मगर क्या हो रहा है, ये बढ़ नहीं रही है और स्टेबल है। इनकी जनसंख्या बढ़ नहीं रही है, इसलिए सरकार ने क्या कहा है, इनको विशेष पिछड़ा जनजाति का क्या दिया है,
दर्जा दिया है हर चीज में, चाहे आप इन लोग की फीस देखिए कोई एग्जाम में या और भी चीज में आप इनको देखिए, स्कॉलरशिप देख लीजिए, सब चीज में क्या होता है इनको ज्यादा आपको प्राथमिकता दी जाती है। वो कारण क्या है? क्यों? क्योंकि इनको भी समाज की मुख्य धारा में, उनकी मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। और ये तीन जो रीजन है आप इनको याद रखिए। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन से रीजन है जो इन्हें आपदाग्रस्त जनजातीय घोषित किया जाता है। क्लियर? क्या क्या एक बार देख लीजिए। लो लिटरेसी रेट, दूसरा क्या है कृषि की पुरानी पद्धति, और तीसरी क्या है जनसंख्या में कमी। और यही मुख्य कारण है कि इनको हम विशेष पिछड़ा जनजाति में की लिस्ट पर इसको रखा गया है। क्लियर? तो हमें ये तीन ट्राइब को पढ़ना है। क्लियर? तो सबसे पहले लिखिए जो ट्राइब है पहली बैगा। बैगा जनजाति। क्लियर? सबसे पहले लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहां से, बैगा ट्राइब से, गौड़ ट्राइब से, कोल ट्राइब से, और मैंने आपको बताया था भील ट्राइब से। इनका आपको जरूर याद रखना है ना। तो बैगा ट्राइब्स को लिखिए सबसे पहले। एक नंदना प्रिंट करके होता है, वो भी भील जनजाति से संबंधित है। मैं लिखवाया हूं कि नहीं आप लोग को? नंदना प्रिंट करके लिख लीजिए, वो भील जनजाति करते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, लोग एक दरी बनाते हैं, वैसे एक नंदना प्रिंट है, वो भी किससे संबंधित है? भील जनजाति से है। चलिए पहला लिखिए, इसकी उत्पत्ति देखना हमें। उत्पत्ति या ओरिजिन, यह मूल रूप से दक्षिण भारतीय जनजाति है। मूल रूप से ये एक दक्षिण भारतीय जनजाति। क्वेश्चन आ चुका है कि दक्षिण भारतीय जनजाति किसे कहा जाता है, तो आपको क्या बोलना है? बैगा ट्राइब्स को। अगला लिखिए, द्रविडियन शाखा की होती है। ये कौन सी शाखा की होती है? द्रविडियन शाखा की, सॉरी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड होती है, सॉरी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति। मैंने आपको बताया था कि भारत में तीन प्रकार की पाई जाती है। एक नोमेडिक जो नीचे पाई जाती है, एक बताया था प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो पश्चिम साइड देखने मिलेगी भारत के, और जो पूर्वी साइड होगी वो कैसी दिखेगी? मंगोलिया। ये डिसाइड क्यों किया गया है? उनके रंग रूप से, उनके बाल से, उनकी कद काठी से ये डिसाइड किया गया है। क्लियर? तो ये कैसी होती है? ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड होती है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति समूह होता है ये। तीसरा लिखिए, आदिम जनजाति होती है ये। आदिम जनजाति क्या मतलब होता है? आदिम जनजाति, आदिम जनजाति मतलब प्रिमिटिव। आदि मानव सुने आप लोग? मतलब आदिम जनजाति मतलब ये आज भी क्या करती है? कच्चा मांस खा लेती है। समझ में आ रहा है? जो कच्चा मांस होता है उसको खा लेती है ये। ठीक है? बैगा जनजाति प्रिमिटिव होती है। आदिम जनजाति ये क्या करती है? कच्चा मांस। तो पहले आदि मानव होते थे ना, वो सिर्फ जब आविष्कार होता है इसका, तो सबसे पहले आग का आविष्कार हुआ था, तो लोग क्या करते थे? शिकार पे डिपेंड थे। जो प्रिमिटिव आदि मानव थे, तो लोग क्या करते थे? कच्चा मांस खा लेते थे। तो वही इनको आदिम जनजाति भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है कच्चा मांस का सेवन। क्लियर? अब इनका हम क्या देख लें? अगला देख लीजिए इनकी
भौगोलिक विस्तार, इनकी ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन देख लेते हैं कि ये कहां कहां पाए जाते हैं। तो आपको एक चीज तो सीधा से मिल गया, ये कहां पाए जाते हैं, पूर्वी क्षेत्र। किसके पूर्वी क्षेत्र, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं हम। मध्य प्रदेश के ईस्टर्न एरियाज में ये देखने को मिलती है। क्लियर। अब ईस्टर्न एरिया में मिलती है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बैगा जनजाति को। तो मैंने बताया था यहाँ पे जो जिले अगर पूछेगा तो आपको जिले बताना है, और जिले में कौन से आते हैं, मंडला, डिंडौरी, और बा से याद रख सकते हो आप बालाघाट, शहडोल, सीधी, ये सब जो पूर्वी जिले हैं, सिंगरौली और आदि, ये जो आपको बस याद रखना है जो पूर्वी जिले हैं वहां पे आपको बैगा ट्राइब देखने मिलेगी। बस आपको एक चीज थोड़ा विशेष करके याद रखना है, इंपॉर्टेंट करके, कि मंडला के 80% गांव में बैगा निवास करते हैं, इसलिए इसको बैगा चक क्षेत्र कहते हैं। बैगा चक क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है, लिखिए। क्वेश्चन पूछता है बैगा चक क्षेत्र किसको कहते हैं, तो बालाघाट और मंडला, पर उस पर भी मंडला स्पेशल। क्लियर, समझ में आया क्या क्या बात की हमने। देखिए मैंने बताया था कि जो बैगा ट्राइब्स होती है, जो उसकी उत्पत्ति कहां से होती है, इनका क्वेश्चन सीधे आता है। ये मूल रूप से दक्षिण भारत की जनजाति है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मूल रूप से ये दक्षिण भारत की जनजाति है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या आया है कि ये आदिम जनजाति किसे कहा जाता है, तो क्या बोलोगे आप, बैगा ट्राइब्स। और मैंने आपको बताया था ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति समूह के ग्रुप से भी आती है। उसके बाद आदिम जनजाति आप लोग को समझ में आ गया। आदिम जनजाति मतलब जो कच्चा मांस का सेवन करती है, उसे हम क्या कहते हैं, आदिम जनजाति कहते हैं। तो आदिम जनजाति किसको बोला जाता है, बैगा ट्राइब को। इसके बाद इनका भौगोलिक विस्तार देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कहां पाई जाती है। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है क्षेत्र में, तो आपको पूर्वी क्षेत्र बताना है, और पूर्वी क्षेत्र मतलब उसी के आसपास के जिले होंगे। तो स्पेशल याद रखना है एक मंडला, और मंडला के बाद एक याद रखना है बालाघाट। बा से याद रख लेना बैगा मतलब कहां पाई जाती है, बालाघाट में। बा से मतलब बेवर, तो कौन कृषि करता है, बा, तो थोड़ा सा बा इस पे इंपॉर्टेंट है। बोडा प्रथा, तो बा से याद रखना बालाघाट का स्पेशली कोडी बा है। बावन थाड़ी परियोजना कहां चल रही है, बाज पंछी कहां पे मिलता है, बैगा जनजाति कहां पे मिलती है ना, तो ये आपको याद रखना है बालाघाट। और बैन गंगा नदी कहां पे बहती है, तो बा से अगर आप याद रखोगे तो आपका शायद तक बालाघाट हो जाएगा। क्लियर, तो आप बा से याद सकते हो, बेवर कृषि करती है ये। क्लियर, चलिए इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट करके लिखिए, मंडला के 80% गांव में बैगा जनजाति निवास करती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बैगा चक क्षेत्र। ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर, ये हो गया हमारा इसका भौगोलिक विस्तार। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है हमारा, जो हमारी ड्राफ्टिंग में अगला क्या है, सामाजिक। अब इसके सामाजिक देखते हैं। सामाजिक विशेषताएं, जो सोशल, यहाँ पे क्या देखना मिलती है, जो सोशल स्पेशलिटी देखनी मिलती है। तो मैंने आपको हर टाइप में बताया है, एक जो सबसे कॉमन है वो क्या, पितृसत्तात्मक होती है। कैसी होती है, लिख लीजिए, पितृसत्तात्मक एक चीज। दूसरी चीज क्या होती है, इनका रहन सहन बहुत साधारण रहता है। रहन सहन और यहां पर पुरुषों के बाद महिला को दर्जा दिया जाता है। यहां पे पुरुषों के बाद महिला को दर्जा दिया जाता है, मतलब पुरुष के बाद ही महिला को यहां पे ज्यादा सम्मानित माना जाता है।
ठीक है। पितृसत्तात्मक होते हैं, रहन सहन कैसा रहता है इनका, साधारण रहते हैं। और ये एक और चीज लिखिए, ये कला और संस्कृति प्रिय रहते हैं, कला और, अच्छा ये तो वहां पे आएगा ना, ये एक एक चीज और लिख लीजिए, गुदना प्रिय होते हैं ये भी, गुदना प्रिय। मैंने आपको बताया था गुदना कहां सा फेमस है, बिहार का। इनकी ये कुछ सामाजिक कंडीशन हो गई। पितृसत्तात्मक होते हैं, रहन सहन इनका बहुत साधारण रहता है, यहाँ पे पुरुषों के बाद महिलाओं को दर्जा दिया जाता है। और ये क्या होते हैं, ये गुदना प्रिय होते हैं। क्लियर। चलिए सामाजिक विशेषताएं के बाद यहाँ से कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सब में कॉमन है, कुछ स्पेशल नहीं है, ठीक है। इसके बाद लिखिए इनकी कौन सी, आर्थिक विशेषताएं। आर्थिक विशेषताएं में मैंने फिर से वही बताया आपको, आर्थिक विशेषताएं मतलब जहां से इनकी जीविका चलती हो। इनकी आर्थिक विशेषताएं देखेंगे तो मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट ये कृषि करते हैं। और कौन सी कृषि करते हैं, बेवर, बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत। मैंने बताया था भील जनजाति इसी कृषि को, झूम कृषि को करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, चिमाता कृषि, ठीक है। और ये जो करते हैं, बा से याद रखना है बैगा, तो बैगा से याद रखना है बेवर कृषि, ठीक है। और इसी कृषि को और बोलते हैं पोंडू, ये आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। और नॉर्थ ईस्ट में इसी को क्या बोली जाती है, झूम कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। और दीपा करके बोला जाता है छत्तीसगढ़ में, दीपा, ये अलग अलग नाम है। ये बैगाओं द्वारा किया गई कृषि को कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ चुका है, बैगा द्वारा की गई कृषि को क्या बोला जाता है, बेवर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है क्वेश्चन। इसके बाद पोंडू, ये आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। और झूम कृषि, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये नॉर्थ ईस्ट में है, ये अलग अलग नाम है। और दीपा जो बोला जाता है कहां बोला जाता है, छत्तीसगढ़ में। और ये झूम कृषि मैंने आपको बता दिया था, सबसे पहले क्या किया जाता है, इसको जंगल में जाया जाता है और वहां पेड़ पौधे को जलाया जाता है। और जलाया जाता है तो जो उस पर राख बसती है, तो उस पर कुछ उर्वरक होती है, उस पर फर्टिलाइजर होता है, तब तक वहां पर कृषि की जाती है। उसके बाद इसको वहां से छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, इसलिए इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और ये हमें सबसे ज्यादा कहां पे देखने मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में, पहाड़ियों में देखने मिलता है, ये मैदान इलाकों में भी हुआ जाता है, ये है ना। गौड़ों द्वारा इसी कृषि को क्या कहा जाता था, दाहिया कहा जाता था। और भीलों द्वारा क्या कहा जाता था, चिमाता कहा जाता था। और इसी कृषि को बेवर, पास से याद रखना आपको, बैगा द्वारा कहा जाता है। ये इनकी एक प्रमुख थी। दूसरी क्या करते हैं इन लोग, शिकार के लिए बहुत फेमस है, तो लिखिए आखेट, आखेट और वन, वन उपज, वन उपज संग्रहण। मतलब जो भी यहाँ से वन से उत्पन्न होता है, आप लोग देखे होंगे कि ज्यादातर ट्राइब्स कुछ महुआ बीनती है, देखते हो, तो जो भी मतलब जो वन में उत्पत्ति होती है, जो वन में वहां से जो भी फल हल मिलते हैं, तो उनको भी बेचकर क्या करती है, अपनी जीविका चलाती है, अपनी लिवलीहुड चलाती है। तो उसको हमने डाल दिया है वन उपज संग्रहण में, जो भी वहां से उत्पन्न होता है। और आखेट, आखेट मतलब आपको पता है क्या होता है, ये आखेट मतलब शिकार करना, शिकार करती है, शिकार के लिए भी जानी जाती है। ये हो गई इसकी आर्थिक। क्लियर। आपको यहां से बस इंपॉर्टेंट याद रखना है क्या, कि कृषि क्वेश्चन आ चुका है। और इसके बहुत से नाम होते हैं, पोंडू आंध्र प्रदेश में, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसको झूम कृषि कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट में, और दीपा कृषि छत्तीसगढ़ में। मगर सरकार ने अब इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्लियर। चलिए, और क्या करती है, शिकार करती है, आकेट करती है, वन उपज संग्रहण करती है। क्लियर। और भी एक लिख सकते हैं आप, ये मजदूरी भी करती है, ये कॉमन है सब में। हो गया। चलिए, तो भाई सामाजिक, सामाजिक के बाद आर्थिक हो गई, आर्थिक के बाद सांस्कृतिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, सांस्कृतिक विशेषताएं। सांस्कृतिक विशेषताएं में हमने सबसे पहले क्या देखते हैं, इनका विवाह। विवाह लिख लीजिए, कौन कौन सा विवाह इनमें फेमस है, मंगनी विवाह, मंगनी विवाह,
और चढ़ विवाह, चोर विवाह, उठवा विवाह, उठवा विवाह, और उधारिया विवाह, आदि। लमसैना विवाह, आपको लमसैना तो कॉमन है, सभी में देखने मिलता है। देखिए हम इतना सब तो याद नहीं रख सकते, हमें वही याद रखना है जो डिफरेंट है सब में। जैसे लमसैना तो सब में कॉमन है, आपको मैंने बता दिया। लमसैना मतलब जमाई राजा, आप लोग को याद हो गया होगा अब तो। जमाई राजा या घर जमाई, है ना। और मंगनी विवाह भी मैंने आप लोग को बता चुका। मंगनी विवाह मतलब जो नॉर्मल विवाह है, जो नॉर्मल विवाह आपको देखने मिलते हैं ना, वही विवाह को मंगनी विवाह कहा जाता है। क्लियर। इसके बाद चढ़ विवाह मैंने बताया था, कौन बारात लेके जाता है, लड़के वाले बारात ले जाते हैं। और चोर विवाह जो चोरी से किया जाता है, छुपकर जो विवाह किया जाता है, ऐसा लिख लीजिए, छुपकर जो विवाह किया जाता है, छुपकर, छुपकर विवाह किया जाता है। समझ में आ रहा है। उसके बाद एक और विवाह होता है उठवा विवाह, ये डोली, जो नॉर्मल आप देखते हो ना कि लड़कियों की जो शादी होती है तो उनको डोलियों में भेजा जाता है, उसी को बोला जाता है उठवा विवाह, डोली विवाह। और इसके बाद उधारिया विवाह, इसमें किसी की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं रहती तो वो क्या करता है, उधार लेता है पैसे, और उसके बाद उसको अपनी बेटी की शादी करता है, तो उसको बोला जाता है उधारिया विवाह। या हम आपको बेटी दे रहे हैं और आप उसके बदले हमें आपको कुछ और दे दो, तो इस प्रकार के इनमें कुछ प्रथा चलती है, तो उसे बोलते हैं उधारिया विवाह। क्लियर। तो ये कुछ विवाह हैं जो इसमें प्रचलित है बैगा ट्राइब्स में। तो आपको इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है वो क्या है, देखिए आपको याद रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ी डिफरेंट मिला है जो कि बाकी में नहीं देखा, चोर विवाह जो छुपकर किया जाता है, उठवा विवाह, उठवा विवाह, डोली विवाह कह सकते हैं इसको, उधारिया विवाह, ये विवाह आपको याद रखना है। बाकी मैंने आपको सारे विवाह बता दिया। मंगनी जो नॉर्मल विवाह होता है जो आप देखते हो, जो रिचुअल से कस्टम से देखने मिलता है जो हमारे समाज में, वही नॉर्मल है। उसके बाद आता है चढ़ विवाह। चढ़ विवाह मैंने बताया था कि लड़के वाले बारात ले जाते हैं, और इसी में एक बताया था पठौनिया विवाह, जो लड़की वाले बारात ले जाते हैं। क्लियर। इसके बाद मैंने बताया था चोर विवाह, जो इस पे देखने मिलता है, कहां पे, बैगा जनजाति में, जो क्या होता है, छुपकर विवाह किया जाता है। और इसके बाद उठवा विवाह, उठवा विवाह मतलब डोली विवाह। और इसके बाद आता है उधारिया विवाह। उधारिया विवाह में उधार लेकर या एक दूसरे को कोई चीज देकर क्या करा जाता है, उधारिया विवाह संपन्न किया जाता है। क्लियर। अब यहां से लिखिए, अगला क्या करते हैं लोग, नृत्य लिखिए। डांस देखिए, कौन सा डांस करते हैं बताइए, बहुत फेमस डांस है कर्मा। अगर आपको ये डांस देखना भी है तो 15 अगस्त आता है, तो महात्मा गांधी स्टेडियम में इसको पूरा ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो आप ये नृत्य को देख सकते हैं। और मैंने आपको बताया था ये एक गौड़ जनजाति भी करती है कर्मा नृत्य। एक होता है सैला, और एक और जो बहुत फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर बार क्वेश्चन में आया है, परधौनी फाग्या, ये भी बहुत प्रचलित है। जिसमें कर्मा विवाह क्यों इंपॉर्टेंट है, ये विश्व का पहला डांस है जिसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया है। मैंने आपको बता चुका है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है ये डांस को, कर्मा विवाह। ठीक है। और ये ज्यादातर स्त्रियों के द्वारा किया जाता था पहले, मगर अब स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा करने मैंने किया जाता है। और ये गौंड ट्राइब का भी डांस है। ठीक है। और इसके बाद आता है सैला, और सैला भी किसका है, बैगा का। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट करके लिखिए परधौनी विवाह। ये हर बार क्वेश्चन में पूछता है, परधौनी विवाह किससे संबंधित, तो आप क्या बोलोगे, बैगा ट्राइब से। क्या होता है ये, कोई बताएगा। परधौनी विवाह ये बारात की अगवानी के समय किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बारात के समय बैगा द्वारा कौन सा डांस किया जाता है, तो क्या बोलोगे, परधौनी विवाह।
बहुत इंपॉर्टेंट करके लिखिए, बारात के समय अगवानी। इसमें कुछ हाथी टाइप का बनते हैं उन लोग, है ना, जो एक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, हाथी का रूप बनते हैं और उसके बाद कुछ इनकी प्रथा चलती है। तो बस आपको याद रखना है, परधौनी विवाह किससे संबंधित है? बैगा ट्राइब से। और इसमें क्या होता है, बारात के समय अगवानी के समय किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट करके लिखिए, क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। आप लोग इसकी जो सांस्कृतिक विशेषताएं जो मैं सब ट्राइब्स की आपको बताया हूं, उसको बिल्कुल बार बार पढ़िए। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके विवाह है, यही आपको पूछता है, इनके नृत्य हैं, इनके पर्व हैं। ठीक है, हो गया क्लियर? चलिए आगे लिखिए, आगे क्या बचा हमारा और इनका इसमें। और मैंने आपको ये तो बता दिया है कि ये कला और संस्कृति प्रिय होते हैं, कला और संस्कृति प्रिय होते हैं। ये भी लिख लीजिए। अच्छा, मैंने अभी इसकी उपजाति नहीं बताया ना, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बता रहा हूं इसका, टॉपिक कंप्लीट कर लें। चलिए, तो कला और संस्कृति बहुत प्रिय है। इसके बाद क्या देखने मिलता है इसमें? इसमें कुछ पर्व मनाए जाते हैं, कुछ पर्व मनाए जाते हैं। वो कौन कौन से पर्व है, कोई बताएगा? दिवाली, दशहरा, होली, कॉमन है ये, है ना, अलग से नहीं है। दिवाली मनाया जाता है, दशहरा मनाया जाता है, होली मनाई जाती है। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया ये, सांस्कृतिक। अब यहां पे लिखिए इसकी उपजातियां, बहुत इंपॉर्टेंट, उपजातियां या सब कास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट करके लिखिए, यहां से बहुत पूछा जाता है। जो आया हुआ क्वेश्चन है मैं उसको आपको ऑलरेडी हाईलाइट करके बता रहा हूं कि उस पोर्शन को बस नहीं छोड़ना है आपको। जितनी ट्राइब है इसकी सब पूछा जाता है। पहली लिखिए बिजावर, दूसरी लिखिए नरोतिया, भरौतिया, और उससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखिए नहार। नहार ये आपकी बुकों में नहीं दिया जाता, तो आपको लगता है कि किसी की नहीं, मगर इसी की ट्राइब है नहार। और कठमैना, रायमैना, ये इनकी ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक ट्राइब याद रखिए, दो तीन बार बोलेंगे याद हो जाएगा। बिजावर, नरोतिया, भारोतिया, नहार, कठमैना, और एक और कौन सी है, रायमैना। ये इसकी सबकास्ट होती है। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिजावर किसकी है? बा से याद रख सकते हैं, मैंने बताया ना इसका बा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिजावर अगर आएगा तो याद रखिए बिजावर किसकी है, बैगा ट्राइब्स की है। नरोतिया भरोतिया को याद रख सकते हैं आप, नरोतिया भरोतिया। नहार, कठमैना, रायमैना, ये सब की सब किसकी होती है, बैगा ट्राइब्स की उपकास्ट होती है। क्लियर? बिजवार है, बिजवार, बिजवार है, ठीक है। बिजवार, नरोतिया, भरोतिया, नहार, कठमैना, रायमैना। क्लियर? चलिए, हमारा क्या क्या हो गया, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया। अब बचा धार्मिक। ये भी इस पोर्शन का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धार्मिक, बा आ रहा है तो इनके प्रमुख देवता कौन होंगे, बूढ़ा देव। याद रखना, बा से बस आपको जीतना है। और ये पोर्शन भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट करके लिखिए, क्या है, धार्मिक विशेषताएं। ये मध्य प्रदेश की उन जनजातियों में से है जिसमें पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कहां से, बैगा ट्राइब से। तो धार्मिक विशेषताएं में लिखिए, इनकी तीन देवताएं बहुत प्रमुख हैं, इंपॉर्टेंट करके लिखिए। सबसे पहले कौन से, ठाकुर देव,
दूसरे हमारे हो गए कौन से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बूढ़ा देव। और तीसरे हैं हमारे दुल्हा देव। और इनका काम भी पूछते हैं, ये भगवान माने जो इनके देवताएं तो होते हैं, ये इनके प्रमुख देवता हैं, ठीक है, ये इनके प्रमुख देवता हैं। ठाकुर देव क्या करते हैं, ये ठाकुर देव को मनाते हैं तो ठाकुर देव इनकी गांव गांव की रक्षा करते हैं, गांव की रक्षा करते हैं। बूढ़ा देव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बूढ़ा देव, बा आ रहा है तो बा से याद रखिए, बूढ़ा देव। तो बूढ़ा देव क्या करते हैं, पीढ़ियों की रक्षा करते हैं, किसकी करते हैं, पीढ़ियों की रक्षा करते हैं। जैसे इंद्र देव होते हैं वर्षा कराते हैं, है ना, पवन देव होते हैं, जैसे वायु के देवता होते हैं, हिंदू के आप ऋग्वेद में पढ़े होंगे तो वहां पे आपको देखने मिलेगा। प्रजापति हैं तो पूषण है जो पशुओं के देवता होते हैं, है ना, अग्नि है जो मनुष्य और देवता के बीच में मध्यस्थ का काम करता है। ये सब ऋग्वेद में उल्लेख जैसे देवी देवता हैं वैसे देवी देवता इनके भी होते हैं। तो इनमें से प्रमुख है ठाकुर देव, पास है बूढ़ा देव और एक है दुल्हा देव। दुल्हा देव किसकी रक्षा करते हैं, किसकी करते हैं, बीमारियों से, बीमारियों से रक्षा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, इसको इंपॉर्टेंट लिखिए। और इसको तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखिए, बहुत आसान है याद रखने के लिए। बा याद रखना है, बा से आएगा तो बेबर कृषि करते हैं, बा आएगा तो बालाघाट में पाए जाते हैं, बा आएगा तो बूढ़ा देव इनके प्रमुख देवता हैं, ये आपको याद रखना है। बा आएगा तो बिजावर इनकी क्या है, सब कास्ट है। क्लियर, बहुत कुछ बा से आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो याद हो गया, क्या पढ़े एक बार देख लीजिए इसको। इनके जो प्रमुख देवता होते हैं वो एक होते हैं ठाकुर जी, ठाकुर देव। वैसे गुजराती भी भगवान विष्णु को ठाकुर देव कहते हैं, जो गुजराती होते हैं वो भी मानते हैं, ठीक है। तो ठाकुर देव, ठाकुर देव जो होते हैं वो किसकी, गांव की रक्षा करते हैं। गांव में कोई आपदा या कुछ आ जाए तो लोग ठाकुर देव जी की पूजा करते हैं। इसके बाद बूढ़ा देव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये बा से बा याद रख लीजिए, ये इनकी पीढ़ियों, इनकी जनरेशन की रक्षा करते हैं। क्लियर। और तीसरे होते हैं दुल्हा देव। दुल्हा देव जो होते हैं वो क्या करते हैं, बीमारियों से रक्षा करते हैं। और मैंने आपको बताया था एक बहुत फेमस दुल्हा देव का मंदिर है, कहां पे, खुजराहो में। कहां पर, खुजराहो में। तो ये इनके क्या होते हैं, प्रमुख देवताएं होते हैं। ये सब ये देवताएं और ये रीति रिचुअल्स आप देखते होंगे। एक गांव में कुल होता है, ये बहुत पुरानी प्रथा चलते आ रही है ऋग्वेद से। कुल होता है, समाज होता है, ग्राम होता है, जो 5 होते हैं ना उन्हीं में से एक होते हैं। तो सबकी कुल देवियां होती हैं, ये एक एक चीज बनाया गया है। तो वही जो प्रथा है वही इनके में भी चलती है, ठाकुर देव, बूढ़ा देव और दुल्हा देव। पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखना है, बूढ़ा देव, बूढ़ा देव के बाद ठाकुर देव और ठाकुर देव के बाद दुल्हा देव। और ये क्या करते हैं ये भी याद रखना है, ये गांव की रक्षा करते हैं, पीढ़ियों की रक्षा करते हैं और बीमारियों की रक्षा करते हैं। क्लियर। चलिए धार्मिक विशेषताएं भी कंप्लीट हो गई, आगे लिखिए क्या बचा अब हमारा, विशेष। धार्मिक में एक चीज और लिखिए, एक चीज में से हमारी क्या, ये सुअर पूजक होते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, सुअर, सुअर पूजक होते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, कौन है, कौन सी जनजाति है जो सुअर की पूजा करती है और सुअर का सेवन करती है ना। तो इसको लिख लीजिए, सुअर पूजक होते हैं। 12 साल में, 12 साल में सुअर या पिग कहते हैं हम इसको, पिग, महोत्सव भी मनाती है, मनाती है। और सुअर के मांस का सेवन भी करती है। और एक और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूछा जाता है,
ये साल के वृक्ष में रहते हैं और साल की वृक्ष की पूजा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट करके लिखिए। साल के वृक्ष के नीचे किसी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कोई बताएगा कौन व्यक्ति थे? कौन से थे? महात्मा बुद्ध। अपो दीपो भवा, उनका जो डायलॉग है, उन्हें एशिया की ज्योति भी कहा जाता था, एनलाइटमेंट ऑफ एशिया, है ना। उनका हमेशा एक डायलॉग रहा है, अपो दीपो भवा। अपने आप को, खुद को इतना प्रज्वलित करो कि आपकी रोशनी से आपके आसपास के लोग प्रज्वलित हो जाएं। बहुत ही महान हस्तियां हुई थी। बुद्ध पूर्णिमा पढ़ा था, उसी दिन उनका जन्म हुआ तो उसी दिन उनकी मृत्यु हुई थी। मैं कभी पढ़ाऊंगा आपको बुद्धिज्म धर्म का और गौतम बुद्ध के बारे में, है ना। तो साल के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट करके लिखिए, क्वेश्चन आ चुका है। सुअर के मांस का सेवन करने वाली जनजाति कौन सी होती है? बैगा ट्राइब। और सुअर पूजक होती है और 12 साल में ये सुअर महोत्सव मनाती है। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो इससे हमारी ये वाली ट्राइब्स कंप्लीट हो गई। बैगा ट्राइब्स को हमने पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया। जहां से क्वेश्चन आता है, इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। क्लियर? चलिए देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। और मैंने आपको जितनी चीज बताया कि जो इंपॉर्टेंट है उसको बस मत छोड़िए। क्लियर? क्या देखा? सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि मूल रूप से कौन से होते हैं? दक्षिण भारतीय होते हैं। आदिम जनजाति किसको बोला जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद इनका भौगोलिक विस्तार पूछा गया है, कहां पाए जाते हैं? पूर्वी क्षेत्र में। पूर्वी क्षेत्र में जो पूर्वी क्षेत्र के जिले हैं उसमें से पूछा गया है कि मंडला के 80% गांव में क्या बैगा निवास करती है? इस चीज को हम क्या बोलते हैं? बैगा चक क्षेत्र कहते हैं। और इसके बाद इनका सामाजिक विशेषताएं में कोई बहुत विशेष नहीं है क्योंकि कॉमन है। ये पितृसत्तात्मक होते हैं। इनका रहन सहन बहुत साधारण होता है। इनको यहाँ पे पुरुषों के बाद महिलाओं को यहाँ पे दर्जा दिया जाता है। बुद्धना प्रिय होते हैं ये, है ना। कला और संस्कृति में भी बहुत माहिर रहते हैं ये। और ये आर्थिक विशेषताएं में इनकी कृषि करते हैं। और इनकी कृषि कौन सी? बेवर कृषि। याद रखिए, कौन सी कृषि? बेवर। याद तो रहेगा ना, बेवर बा से बैगा। अगर चिमाता आएगा तो भील से, और दाहिया आएगा तो गौंड से। और जो भारिया भी है, तो भारिया किसकी एक शाखा है? गौंड की, तो वो भी दाहिया करेगी। याद है? तो यहाँ पे लिख लीजिए एक बॉक्स बना के, चिमाता। चिमाता किसकी है? भील। चिमाता किसकी है? भील है। इसके बाद मैंने बताया दाहिया किसकी है? गौंड। और एक और कौन सी बता दिया? बैगा। बैगा की बेवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये झूम कृति का ही टाइप्स है जो हमारी अलग अलग जनजातियों द्वारा किया जाता है। और पोंडू मैंने आपको बता चुका है। आंध्र प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद झूम कृषि, दीपा कृषि, और छत्तीसगढ़ में चलती है ये, और इसको आप प्रतिबंध कर दिया गया है। इसके बाद इनका और जीवन क्या चलता है? शिकार करते हैं, आखेट करते हैं, और वन उपज संग्रहण में ये जीवन जीते हैं। और ज्यादा आप लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। बा आ रहा है ना, तो बांस के बने बर्तन का भी व्यवसाय करते हैं ये। बांस से बने बर्तन का व्यवसाय करते हैं, तो उसको भी लिख सकते हैं आप। विवाह कौन सा होता है? मंगनी विवाह बहुत फेमस है। कौन सा? जो आपका नॉर्मल विवाह होता है बता दिया। चढ़ विवाह, चोर विवाह। चोर विवाह याद रखना है आपको। उठवा विवाह, और एक और ऊ आएगा तो उधारिया विवाह। यहाँ पे क्या है? प्रचलन में है। इसके बाद मैंने सारे विवाह आपको सब एक्सप्लेन कर दिया, कौन से विवाह क्या होते हैं। इसके बाद मैंने नृत्य बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? और उनसे भी और इंपॉर्टेंट है, परध्वनि कौन करता है? क्लियर? और परध्वनि कब करते हैं? ये भी क्वेश्चन आ चुका है, बारात के समय, अगवानी के समय। इसके बाद कला और संस्कृति के बहुत प्रिय लोग हैं ये। और दिवाली है, दशहरा है, और लिखिए थोड़ा सा, मैंने एक बताना भूल गया, बिदरी। बिदरी पर्व भी मनाते हैं इन लोग। बिदरी बा आ रहा है ना, तो बिदरी, बिदरी भी मनाते हैं इन लोग, है ना। तो देखिए बहुत कुछ आपका हल कर देगा। बा आ रहा है, सही है ना, कोड बी से काम बन रहा है। इसके बाद बा आ रहा है तो बिजवार जनजाति भी पाई जाती है। बाकी इसकी जनजाति पूरी याद रखना है आपको, नरोतिया, भरोतिया, नाहार, कटमैना, रायमैना। इसके बाद इसकी धार्मिक विशेषताएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बा आ रहा है तो बूढ़ा देव याद रखना है आपको, ठाकुर देव, दुल्हा देव,
गांव की रक्षा करते हैं ठाकुर देव, और बूढ़ा देव होते हैं पीढ़ियों की, और दूल्हा देव होते हैं वो बीमारियों से रक्षा करते हैं। सुअर पूजक होते हैं, और सुअर भी कैसा होता है, काला, मतलब ब्लैक, तो उससे याद रख सकते हैं आप। तो बा से याद रख सकते हो, सुअर पूजक होते हैं। समझ में आ रहा है? तो सुअर क्वेश्चन आया हुआ है कि सुअर का मांस कौन खाते हैं और सुअर पूजक कौन सी जनजाति होती है, तो आप क्या बोलोगे, पैगा ट्राइब्स। 12 सालों में लोग सुअर का एक महोत्सव भी मनाते हैं, और सुअर के मांस का सेवन भी करते हैं, और साल के वृक्ष की पूजा भी की जाती है। क्लियर? साल के वृक्ष को भी आप याद सकते हो बात से, क्यों? क्योंकि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बनियन ट्री। क्या बोलते हैं, बनियन ट्री। ठीक है, तो बा आपको याद रखना है। बा अगर आप याद रखोगे तो बहुत सी चीज आपकी बैगा ट्राइब से क्लियर हो जाएगी। क्लियर हुआ ये पूरा? याद हो गया कि नहीं हुआ? जो जो मैं बताऊंगा उसका एटलीस्ट उसको तो याद कर लीजिए। क्लियर? चलिए, तो अब हमारी दूसरी आपदाग्रस्त जनजाति में कौन सी जनजातियां हैं, भारिया। ये गौंड की एक उप शाखा है। ये पतालकोट, जानेंगे अपन पतालकोट के बारे में कि पतालकोट है क्या। लोग अब घूमने जाते हैं, उस जनजाति को देखने जाते हैं, वो आजकल एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, क्योंकि विलुप्त है ना। इस संसार में जिस चीज की कमी है उसी की अहमियत ज्यादा होती है। जब तक वो चीज ज्यादा होती है, जैसे अभी जल को कोई नहीं बचा रहा है, क्यों? क्योंकि अभी पर्याप्त जल है। जब बहुत ही कंडीशन खत्म हो जाए, क्योंकि 1972 के पहले पर्यावरण की कटाई हो रही थी, बस पेड़ों को इतना काटा जा रहा था जहां पर किया जाए वो, उससे पहले कोई प्रतिबंध नहीं हुआ। पर जब देश में, पूरे विश्व में जब इसकी समस्या बन गई बहुत ज्यादा, तो 1972 में पर्यावरण जैसा अधिनियम आया और उसके लिए कानून बनने लगा और गवर्नमेंट सतर्क हो गई। जब रहने समय रहते ही अगर कर लेते तो आज क्यों ये दिक्कत होती है ना। तो वही चीज होती है। अब वो जनजाति क्या होती है, वो ट्राइब्स होती है, उसके कल्चर बहुत अच्छे हैं, उनको देखा जाता है क्योंकि विलुप्त में आ गई हैं, इसलिए अब उसका क्या होती है, अब उसकी क्या होती है, बहुत रेपुटेशन है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। तो लोग जाते हैं यहाँ पे पतालकोट में, एक तामोट नाम की एक तहसील है, वहां पर रहते हैं, और पतालकोट है, उनके साथ रहना पसंद कर रहे हैं, उनके कल्चर को देखा जा रहा है कि ये कैसे अपना जीवन जीते हैं, क्योंकि उन लोग की एक बहुत पुरानी पद्धतियां, एकदम नेचर से जुड़े लोग हैं, तो एकदम ठेठ कहना चाहिए ना, एकदम ठेठ, उससे जुड़े इंसान है, वहां पे आपको नेचुरल मिलता है। तो अब वो चीज मिलती नहीं है, तो लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, उससे भारत मध्य प्रदेश सरकार को भी क्या होता है, पैसे की आमदनी हो रही है, क्योंकि सरकार तो वही काम करती है जहां से पैसे आए। तो लिखिए अगली ट्राइब, भारिया। भारिया जनजाति, सबसे पहले तो इसका नाम लिखिए, जंगलियों का जंगली। 1981 की जब जनगणना हुई, 1981 का जो सेंसस हुआ, उसमें इनका नाम दिया गया जंगलियों का जंगली। क्यों कहा गया इनको जंगलियों का जंगली? क्यों? क्योंकि ये जिस स्थान में रहते हैं वहां से कभी बाहर नहीं आते, जो बाहर की दुनिया से बिल्कुल अपरिचित है ये। क्लियर? तो इसको 1981 में जब जनसंख्या हुई, जनगणना हुई, तब इसको किसका दर्जा दे दिया गया, जंगलियों का जंगली। तो सबसे पहले लिखिए जंगलियों, क्वेश्चन आ चुका है, जंगलियों का जंगली किस ट्राइब को बोला जाता है, भारिया जनजाति को। और कब से इनको दर्जा दिया गया है, 1981 की जनगणना से, सेंसस से। 1981 की जनगणना से, ठीक है, सेंसस से दिया गया है जंगलियों का जंगली। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, जंगलियों का जंगली। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इन ट्राइब से क्वेश्चन भी क्यों बनते हैं। विशेष पिछड़ा जनजाति है, इनकी सब चीज एक्टिविटीज और भी जनजातियों से और भी डिफरेंट है, तो यहां से उठा के वो सीधे क्वेश्चन बन जाता है, इनको स्टेटस दिया गया है, वही इसमें कहा जाता है जंगलियों का जंगली। ठीक है, अब चलिए इनकी हम देखते हैं। सबसे पहले लिखिए गोंड। गोंड जनजाति की, गोंड जनजाति की शाखा है ये, गोंड जनजाति की शाखा है। भारिया शब्द का अर्थ होता है, भारिया शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है, भार ढोने वाला। क्वेश्चन आ चुका है, भार, भार ढोने वाला।
मेहनती होते हैं, सरल नेचर होता है इनका, है ना, स्वभाव से ये बहुत मेहनती होते हैं, सरल नेचर होता है, कर्मठ होते हैं, है ना, या आप वो लिख सकते हैं लगनशील, लगनशील देखने को मिलते हैं ना। सहिष्णुता भी लिख सकते हैं, एक थोड़ा सा ऑथेंटिक शब्द हो जाता है, सहिष्णुता, टॉलरेट, सहन करने वाला, ये भी होते हैं। क्लियर? और ये द्रविडियन और कोलेरियन, कोलेरियन समूह के होते हैं। क्लियर? क्या क्या देखिए इसमें हमने इंपॉर्टेंट, एक याद रखना है आपको, जंगलियों का जंगली, दूसरा इनकी जो मेन उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई है, कहां से हुई है, गौंड जनजाति से। और इसका अर्थ याद रखना, क्वेश्चन आ चुका है, भार ढोने वाला। और ये स्वभाव से मेहनती होते हैं, सरल नेचर के होते हैं, लगनशील होते हैं, सहिष्णुता होते हैं। और इनका जो समूह है जो इंपॉर्टेंट है क्या, द्रविडियन और कोलेरियन समूह के आते हैं ये लिख दिए हमने। क्लियर? और इनका मुख्य निवास स्थान, क्वेश्चन आता है, मुख्य निवास स्थान क्या है, मुख्य निवास स्थान क्या है, पताल कोट। कहां पड़ता है ये, कामोट तहसील, जिला, जिला कौन सा, छिंदवाड़ा। ठीक है, ये भौगोलिक विस्तार में लिख लीजिए, मैं यहां लिखवा दिया, ये भौगोलिक विस्तार में आ जाएगा, इनका भौगोलिक विस्तार में लिख लीजिए, जो इनका मुख्य निवास स्थान है वो क्या आ जाएगा, पतालकोट। बहुत इंपॉर्टेंट, एक ट्रेन भी चलती है छिंदवाड़ा से दिल्ली, डायरेक्ट पतालकोट एक्सप्रेस। ठीक है, छिंदवाड़ा से चलती है दिल्ली के लिए। ठीक है, कमलनाथ जी का एरिया है ना। बहुत संरक्षित रखी गई है इस जातियों को, कौन सी, भारिया ट्राइब्स को, पतालकोट। और मैंने बताया था एक मुख्य स्थान अगर आप देख जाएगा तो ये कहां पे देखने मिलेगा, छिंदवाड़ा। मगर इसकी और भी एक कास्ट मैंने अभी आपको कहां बताया था, जबलपुर। कहां बताया था, जबलपुर। और जबलपुर में जा आ रहा है तो जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से अगर पूछेगा तो सबसे ज्यादा कहां मिलती है ये, जबलपुर में। मगर केंद्रीकृत अगर आएगा, केंद्रीय, केंद्रीकृत अगर पूछेगा, केंद्रीकृत कहां पे है तो आपको क्या बोलना है, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा में। क्लियर? अब हम पतालकोट के बारे में पहले जान लेते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछता है कि पतालकोट के बारे में, है ना। इतनी चीज समझ में आई आपको, है ना, ये आपको याद रखना है। और ये याद रखना है केंद्रीकृत क्षेत्र कहां पे है, तो छिंदवाड़ा में है। और जा आ रहा है तो जनसंख्या या पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा कहां देखने मिलेगा, जबलपुर में। तो जिला तो आपको क्लियर हो गया है। और इसके आसपास भी लिख सकते हैं, मतलब ये साउथ साइड में मिलती है भारत को, मध्य प्रदेश के, मतलब छिंदवाड़ा है, सिवनी है, जबलपुर है। ठीक है, इस साइड आपको एक कौन सी देखने जनजाति देखने मिलेगी, भारिया। मगर जो मेन इसका मुख्य निवास स्थान है वो कौन सा है, छिंदवाड़ा, कामोट या पतालकोट बोल सकते हैं, जो कुछ भी नाम से पूछ ले। क्लियर है? अब देखते हैं, हम पतालकोट बहुत सुने हैं, पतालकोट क्या है, चलिए देखते हैं। पतालकोट, भारिया जनजाति का क्वेश्चन आ चुका है। भारिया जनजाति का क्या है, मुख्य निवास स्थान, मुख्य निवास स्थान, प्राकृतिक द्वारा अद्भुत
संरचना देखने मिलती है यहाँ पर। 70 मीटर गहरी खाई। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। धनुषाकार आकृति, घोड़े की नाल, घोड़े की नाल जैसी आकृति और संरचना देखने मिलती है। सूरज देर से आता है और जल्दी चला जाता है। क्लियर? छिंदवाड़ा के कामोद तहसील में बाहरी लोग से अपरिचित। पहले ये इस जो गहरी खाई थी इससे बाहर तक नहीं आते थे, मगर अब ये आने लगे हैं। क्लियर? सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, सबको लिख लीजिए। ये खासियत है पतालकोट की, ये बाहरी लोग से क्या होते हैं, अपरिचित होते हैं। और मुझे संख्या तो क्लियर नहीं है मगर ऐसे 35 करीब गांव बचे हैं यहाँ पर, है ना? एक बार चेक कर लीजिए। छिंदवाड़ा की तामोद तहसील में। ये 2-3 स्टेटमेंट छोटे छोटे बना के पूछ लेता है वनडे एग्जाम में। सूरज देर से आता है और जल्दी चला जाता है क्योंकि पूरा जंगल है, कैसे आएगा सूरज? ठीक है। और घोड़े की नाल के जैसा शेप मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और धनुषाकार आकृति का भी देखने मिलता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा है कि इसकी गहरी खाई कितनी है, 70 मीटर की है। और प्राकृतिक द्वारा अद्भुत संरचना है। और ये भारिया जनजाति का मुख्य निवास स्थान है भाई। ये हो गया हमारा पतालकोट। क्लियर? पूरी चीज क्लियर है? लिख लीजिए। तो क्लियर हो गया पतालकोट? ये पतालकोट के क्या है, क्लियर हो गया? चलिए चलिए, अब हमने हमने क्या देख लिया, तो इसकी इसकी उपजाति तो नहीं मिलेगी क्योंकि गौंड की खुद एक शाखा है, तो उपजाति वाला टॉपिक हट जाएगा। हम सीधे जानते हैं इसकी सामाजिक विशेषताएं में। ठीक है, इनकी सोशल एक्टिविटीज देखना हमें। अच्छा, एक किताब मैंने लिखवाया द बैगा करके, वेरियर एल्विन की, लिखवा दिया हूं ना? तो याद रखिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है द बैगा करके, है ना? द बैगा, इंग्लिश में ही है ये, द बैगा। ये वेरियर एल्विन साहब ने लिखा था। याद रखिए, ये बैगा ट्राइब्स में और ऐड कर लीजिए आप लोग।
तो आपको एक कास्ट और मिल गई कि भारिया किसकी है, गौड़ जनजाति की है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? पतालकोट के बारे में पूरी चीज क्लियर हुई। लिखिए अब इसकी सामाजिक विशेषताएं, ये सोशल स्पेशलिटी। देखते हैं यहाँ पे सामाजिक क्या है, सबको समझ में आ रहा है ना? सामाजिक विशेषताएं, सोशल स्पेशलिटी। तो सबसे पहले वही क्या क्या है बताइए, पितृसत्तात्मक और रूढ़िवादी होते हैं, स्टीरियोटाइप होते हैं, मतलब बहुत ही पुरानी प्रथा को मानते हैं ये। पितृसत्तात्मक और रूढ़िवादी होते हैं। कैसे होते हैं? रूढ़िवादी। रूढ़िवादी मतलब होता है स्टीरियोटाइप, जो पुरानी प्रथा को मानने वाला होता है, जो पुरानी चीजों में प्रचलन में विश्वास रखता है, उसको हम क्या कहते हैं? रूढ़िवादी। ठीक है, दूसरी इसकी क्या कंडीशन है और क्या विशेषता है इनकी? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट का, इनका जो परिवार का मुखिया होता है, परिवार का मुखिया, जो परिवार का मुखिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पटेल। क्या बोलते हैं? पटेल साहब। क्या बोलते हैं? पटेल साहब। ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक ये हमें किसी भी कास्ट में नहीं मिला। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि इनके परिवार के मुखिया को पटेल कहेंगे। और अभी हम आगे एक कास्ट पढ़ेंगे, सहरिया, तो उनके भी परिवार को मुखिया को पटेल कहेंगे, मगर जो उनकी परिवार की इकाई होगी उसको कुटुंब कहते हैं। तो आपको याद रखना है, सहरिया और कौन सी टाइप पढ़ रहे हैं? भारिया। तो भारिया और सहरिया दोनों में या आ रहा है ना, तो इनके जो परिवार का जो मुखिया होगा उनको क्या बोलते हैं? पटेल साहब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटेल। समगोत्रीय, समगोत्रीय विवाह वर्जित, समगोत्रीय विवाह वर्जित होता है। मतलब समझ में आ रहा है? जो गोत्र होते हैं, मैंने बताया था भारद्वाज, कश्यप, तो सेम सेम गोत्र में शादी नहीं होती। और अगला लिखिए, देखिए मैंने कुछ कुछ भूल गया है बैगा में, वो याद आ रहा है मुझे थोड़ा सा, उस पर एक चीज और, एक लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट करके नोट करके लिख लीजिए, बैगा ट्राइब में करिए। याद आ गया है कि ये क्या करते हैं कि जो मृत्यु हो जाती है उस सब को क्या करते हैं? ये दफनाते हैं। मगर जिनकी 60 साल से ऊपर की एज जाती है, थोड़ा सा बैगा ट्राइब में एक लाइन और लिखिए, एक चीज और लिख लीजिए, बैगा ट्राइब में एक चीज ऐड कर लीजिए आप लोग। क्या यार ऐड कर लीजिए? बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ चुका है, जो इनमें मृत्यु होती है, जो मृतकों होते हैं, जो बैगा ट्राइब के मृतकों होते हैं, मृतकों को दफनाया जाता है, दफनाया जाता है। दो प्रथा चलती है हमारे हिंदू में, एक तो दफनाया जाता है और एक जलाया जाता है। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता अगर देखेंगे तो वहां पे भी दो प्रथा देखने मिलती है, एक तो शव को दफनाया जाता है मृत्यु के बाद और एक जलाया जाता है। तो जो दो वहां पे, एक हड़प्पा साइड और एक मोहनजोदड़ो मिली थी, तो जो मोहनजोदड़ो थी वहां पे क्या किया जाता था? वहां पे दफनाया जाता था। और जो मोहनजोदड़ो था वहां पे क्या किया जाता था? जलाया जाता था। मतलब जो उस एरिया में मिलते थे, मतलब हड़प्पा में जो लोग मिलेंगे उनको शव के साथ क्या किया जाता था? वहां पे जलाया जाता था, अंतिम संस्कार किया जाता था, अंत्येष्टि की जाती थी। और जो मोहनजोदड़ो में मिले थे उनको क्या किया जाता था? जलाया जाता था। तो वही प्रथा कुछ यहाँ पे भी देखने मिलती है। यहाँ पे जो मृत हो जाते हैं, जो मृत होते थे, ये जो शव होता था उनको दफनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है किस जनजाति में मृतकों को दफनाया जाता है। और यही चीज, एक चीज आपको और देखने मिलेगी पनका ट्राइब में, वहां पर भी मृतकों को क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। क्लियर? अच्छा, दूसरी चीज, मृतकों को दफनाया जाता है, मगर परंतु, किंतु परंतु सब करके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर क्या, जो बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग, बुजुर्ग किनको कहा जाता है? 60 साल के बाद। ये जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं, 60 साल के बाद जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं, इनके साथ क्या किया जाता है? इनको जलाया जाता है, जलाया जाता है। ये और ऐड कर लीजिए, एक क्वेश्चन पूछा था, तो आजकल कांस्टेबल भी, इसी कांस्टेबल का जो पेपर होता है वो भी इस टाइप के क्वेश्चन बनाता है कि कौन सी जनजाति मृतकों को दफनाई जाती है, मगर जो बुजुर्ग होते हैं या जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं, बुजुर्ग याद रखिए, इसको नोटिस करके रखिए, बुजुर्ग या जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं, इनमें जो बुजुर्ग या सम्मानित व्यक्ति होते हैं उनको जलाया जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है कि मृतकों को दफनाया जाता है, मगर किस जनजाति के जो बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति को
चलाया जाता है। तो आप बोलोगे किसको? बैगा ट्राइब्स का। क्लियर? आ जाइए अपने भारिया ट्राइब में। इनमें भी कुछ जो सम्मानित व्यक्ति रहते हैं, जो सम्मानित व्यक्ति रहते हैं, सम्मानित व्यक्ति क्या होते हैं? पटियार होते हैं, भूमिका, भूमिका और कोटवार को कहा जाता है। कोटवार, आप एक देखोगे एक गांव में छोटा छोटा कोटवार होता है, जिसको गांव की भाषा में उसको कहा जाता है मुनादी। वो भी एक सरकारी व्यक्ति रहता है जो क्या करता है? गांव को सूचना देता है। अगर गांव में कुछ चीज अगर हो रही है तो वो कोटवार के माध्यम से देता है। उसके ऊपर पटवारी होता है, पटवारी का एक असिस्टेंट कह लीजिए, उसी को कोटवार या कोटवारी कहा जाता है। अलग अलग जगह अलग अलग नाम होता है। तो वही इसकी जो होते हैं, तो इनमें जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं कौन सी? भारिया जनजाति में, उनको पटियार कहा जाता है, भूमका कहा जाता है और कोटवार कहा जाता है। ये हो गई हमारी सामाजिक विशेषताएं। सामाजिक विशेषताएं में आपको क्या याद रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है? परिवार का मुखिया कौन होगा? पटेल होगा, पटेल साहब, ठीक है, परिवार का मुखिया। और सहरिया जनजाति का भी जो मुखिया होगा वो कौन होगा? पटेल होगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, सम्मानित व्यक्ति जो होंगे वो कौन होंगे? पटियार, भूमिका और कोटवार। क्लियर? अब इसके बाद हमारी बस्ती है क्या? आर्थिक। तो आर्थिक हम कल से करते हैं। क्या क्लास और भी ले लेते बोलते बोलते? क्या थोड़ा सा काफी टाइम हो जाता है ना। बाकी समझ में आ रहा है? अब बस कल हमारा ट्राइब का पोर्शन खत्म हो जाएगा। कल इसको देखने के बाद सहरिया देखना है बस, और उसके बाद थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन दूंगा, और उसके बाद वाले जो ट्राइब वाला जो पोर्शन हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? जय। उसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना है? कि लोकगीत, लोक संगीत। क्या पढ़ना है इसके बाद बताइए? किसी की लोक कला संगीत क्या?